इन लास्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। तो फ्रिक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनामिक या रूलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वाई डायनामिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों डायनामिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। When external force exceeds the limiting friction, the body begins to move on the surface. जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तभी जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट होगी। देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन, और तब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है? डायनेमिक फ्रिक्शन। When an external force is applied to start the relative motion, the interlocking of surface gets off, thus causing less frictional force. That is why once the motion starts, the frictional force acting between the surfaces in contact decreases so that a small force is required to maintain a uniform motion. तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए, वो एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे जो भी इंटरलॉकिंग है सरफेस पे वो हट जाती है, और इसीलिए उस टाइम हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए एक बार मोशन स्टार्ट हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है दो सरफेस के बीच में वो कम होने लगता है, और बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करके हम उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेंगे। दैट इज़ वाई डायनामिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसी कारण से जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। The dynamic friction is constant whatever the velocity of body may be and is always less than the limiting friction. डायनामिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी स्पीड से चल रहा है, हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन जो है वो फिक्स रहेगा, और ये हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। पहला क्या कि डायनामिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और दूसरा ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हमें ग्राफ में बता रखी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड, डायनेमिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों अफेक्ट करते हैं। ये जो फिगर देखा है हमने, फिगर 12.5, ये ग्राफ अपने को बता रहा है कि कैसे अप्लाइड फोर्स जो है स्प्रिंग बैलेंस पे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से अप्लाई होता है। तो इसमें जो रीज़न ए बी था वो बता रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि सेल्फ एडजस्टिंग है, बी सी बता रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और डी ई बताता है डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी एंड acts in the direction opposite to the direction of applied force. लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगा और ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है कि जो दो ऑब्जेक्ट है उनके जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है उनका नेचर कैसा है, वो कितने स्मूथ है या कितने रफ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो बॉडी है उसका वेट कितना है, जितना वेट बढ़ेगा उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ होगा। मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ होने पे दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसिस provided the weight of the body and nature of surface do not change. लिमिटिंग फ्रिक्शन इंटरडिपेंडेंट है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका एरिया कितना कांटेक्ट में उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट, वो ऑब्जेक्ट के वेट और उसका कैसा नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये दो चीज़ें, वेट या फिर नेचर जो है सरफेस का, वो चेंज नहीं होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो भी सेम रहेगा। अब हमें एक एक्टिविटी गिवन है इन फैक्टर्स को वेरीफाई करने के लिए। एक्टिविटी 2, टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस दोज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि जो दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है उसका नेचर कैसा है। इसके लिए हमें एक वुडन ब्लॉक रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर हुक लगा हुआ है, जैसे हमने पहले एक्टिविटी में रिक्वायर्ड था। स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, और जो टेल्कम पाउडर, नॉर्मल हम जो पाउडर लगाते हैं वो वाला पाउडर चाहिए। अब क्या करेंगे, इस वुडन ब्लॉक को टेबल टॉप के ऊपर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है, लार्जर फेस जो है, वो टेबल के साथ कांटेक्ट में रहे।
हुक को अटैच करेंगे उस वुडन ब्लॉक पे स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। अब इस स्प्रिंग बैलेंस को हम राइट की तरफ पुल करेंगे, धीरे धीरे उस पुल को बढ़ाएंगे स्प्रिंग बैलेंस पे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो स्लाइड होना स्टार्ट नहीं हो। फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि उस टाइम स्प्रिंग बैलेंस पे जब ये स्लाइड होना स्टार्ट हुआ तब स्प्रिंग बैलेंस पर क्या रीडिंग आ रही थी। ये जो फोर्स है ये इक्वल और अपोजिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ ड्राई सैंड डाल देंगे टॉप के ऊपर, है टेबल टॉप के ऊपर। फिर उसके ऊपर वुडन ब्लॉक रखेंगे। अब इस एक्टिविटी को पहले की तरह हम वापस रिपीट करेंगे और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब जब उस मिट्टी वाले एरिया टेबल के ऊपर जो मिट्टी थी उसके ऊपर जब वो वुडन ब्लॉक स्लाइड होने लगेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम कुछ टैल्कम पाउडर स्प्रेड कर देंगे टेबल टॉप के ऊपर और फिर वुडन ब्लॉक रख के वापस इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। हम क्या देखेंगे कि जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो टैल्कम पाउडर के केस में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किस में है, सैंड के केस में। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि लिमिटिंग फ्रैक्शन जो है वो हमेशा डिपेंड करेगा कि दो जो ऑब्जेक्ट है उनका कॉन्टैक्ट का जो सरफेस है वो कैसा है, उनके नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी। इस एक्टिविटी में हम ये प्रूव करेंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ाया जाता है, उसका वजन बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। इसके लिए हमें वही वुडन ब्लॉक रिक्वायर्ड है, हुक के साथ स्प्रिंग बैलेंस चाहिए और एक ब्रास का वेट चाहिए जो कि 50 ग्राम का और 100 ग्राम का होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वुडन ब्लॉक को टेबल टॉप के ऊपर रख देंगे और उस हुक को वुडन ब्लॉक से अटैच कर देंगे, है ना, स्प्रिंग बैलेंस का जो हुक है उसको अटैच कर देंगे। अब इस स्प्रिंग बैलेंस को हम जेंटली पुल करेंगे राइट की तरफ, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो स्लाइड होना स्टार्ट नहीं करे। और जब ये स्लाइड होना स्टार्ट करेगा तो हम स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग है उसको नोट कर लेंगे। ये जो रीडिंग आ रही है उसके अंदर जो फोर्स बताया जा रहा है ये इक्वल और अपोजिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अब हम 50 ग्राम जो है वेट वुडन ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे और फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। फिर वापस से हम 100 ग्राम रख के रिपीट करेंगे, फिर 150 ग्राम रख के रिपीट करेंगे। जब हम इस तरह से वेट बढ़ाते जा रहे हैं तो हम क्या नोटिस करेंगे कि एज द वेट ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे अपन ने वेट बढ़ाया, पहले शुरुआत में जब उसको पुल किया था तब कोई वेट नहीं था, तब रीडिंग हमारी फोर्स की कम आई। उसके बाद जब हमने उसके ऊपर 50 ग्राम का वेट रख के उसको उसकी रीडिंग नोट करी तब उसकी रीडिंग बढ़ गई। फिर 100 ग्राम किया तो और बढ़ गई, 150 ग्राम किया तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे ये चीज़ पता चलती है इस एक्टिविटी से कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बॉडी का वेट बढ़ेगा उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमें फिर से एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 4, टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी। इसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए हमें वही वुडन ब्लॉक चाहिए और इसके ऊपर जो हुक है उसकी हम अलग अलग लेंथ ले लेंगे, विड्थ ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, ताकि इसका जो सरफेस है वो सिमिलर रहे स्प्रिंग बैलेंस के साथ। अब हम वुडन ब्लॉक को रख देंगे टेबल टॉप के ऊपर, इस तरह से रखेंगे कि उसका जो लार्जेस्ट फेस है वो टेबल के कांटेक्ट में हो। हुक जो है हमारा इसका स्प्रिंग बैलेंस का, इसको हम अटैच कर देंगे उस ब्लॉक के साथ। अब उस स्प्रिंग को हम जेंटली पुल करेंगे राइट की तरफ, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएंगे पुल का, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हम नोट करेंगे, तब नोट करेंगे जब जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। ये जो फोर्स है ये इक्वल और अपोजिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अब हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे वुडन ब्लॉक को प्लेस करके इस तरह से कि उसका जो स्मॉलेस्ट फेस है वो उस टेबल के कांटेक्ट में हो। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि फोर्स जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए हमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए वो सेम है, चाहे हमने उसका बड़ा वाला साइड उसके कांटेक्ट में रखा, चाहे छोटा वाला साइड हमने टेबल टॉप के कांटेक्ट में रखा। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनके जो कांटेक्ट का एरिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लगातार 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी है।
जो हमें जो डिफरेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो फैक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको प्रूव करती है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। If a symmetrical, a sphere ball, a cylinder or a ring, etc., body rolls on a surface without slipping, it will not suffer any friction. The reason is that in this situation there is just a point of contact between the body and the plane at all instants of time, and there is no motion of this point relative to plane. Hence, in this situation there is no question of existence of static and dynamic friction. So in this case, this ideal situation, the body must roll on the surface with constant velocity. तो जैसे कोई बॉल है या सिलेंडर है या फिर कोई रिंग है, अगर वो सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, वो बिना स्लिप हुए वो उसके ऊपर रोल कर रही है, तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जब वो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, मान लो जैसे ये एक रिंग है ना, बॉल है या रिंग है, ये जब रोल कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो भले इसका पूरा एरिया इतना है, लेकिन सरफेस के साथ में एक पॉइंट जितना एरिया ही उसके कांटेक्ट में है। और ये जो पॉइंट है ये उस टाइम पर कैसा है, कोई मोशन में नहीं है। जब ये सरफेस के कांटेक्ट में तभी कोई मोशन में नहीं है, इसीलिए इस टाइम के अंदर कोई स्टैटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन भी काम नहीं करता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है, इसीलिए या इस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर रोल करता रहता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। बट इन प्रैक्टिस दिस डज नॉट हैपन एट बॉडी सफर्स अ हिंड्रेंस इन इट्स मोशन। दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। क्योंकि जब बॉडी इस तरह से, जो स्फेरिकल बॉडी है वो जब मूव कर रही है इस तरह से, तो हिंड्रेंस मीन्स रुकावट तो पैदा होती ही है उसके मोशन में, और ये जो रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है, वो क्या कहलाती है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी वो। The origin of rolling friction is always the intermolecular forces of body and the plane in contact and may be understood as follows. ये जो origin है रोलिंग फ्रिक्शन की, ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ही डिपेंडेड है, जो इसके दोनों सरफेस के कांटेक्ट में जो आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अ बॉडी वाइल रोलिंग हैज़ अ स्मॉलर एरिया of contact with the surface. Hence, a smaller number of molecules of both surface in contact exert intermolecular force. This causes rolling friction to be small. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉडी जो है रोल होते टाइम उसका कुछ छोटा एरिया ही कांटेक्ट में आता है दूसरे सरफेस से, तो जो स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही दोनों सरफेस के एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। इसीलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि रोलिंग के टाइम पे द सरफेस इन कॉन्टैक्ट गेट डिफॉर्म्ड अ लिटिल इंस्टेंटेनियसली। दिस कॉजेज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू अपीयर इन द पिक्चर। और ये जो रोलिंग जब होती है तो वो इतना फास्ट होती है कि जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म मतलब चेंज हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। द रिजल्टेंट ऑफ दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैज़ अ कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस which opposes motion. This discovery of wheels, ball bearing in vehicles due to small rolling friction is a boom to a human society. The frictional force that exists between two surfaces when a body rolls over the other is called rolling friction. Let us now perform the following activity. तो ये जो व्हील, जो टायर हैं उसकी डिस्कवरी हुई, या फिर बॉल बेयरिंग की, गाड़ियों के अंदर बॉल बेयरिंग लगते हैं, इनकी जो डिस्कवरी हुई ये इसी रोलिंग फ्रिक्शन के कारण हुई। और जब ये डिस्कवर हुआ तो ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है जब एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लोगे। अब एक एक्टिविटी गिवन है हमें, एक्टिविटी 5। इसके लिए हमें एक वुडन ब्लॉक चाहिए जिसके ऊपर हुक लगा हो, स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, 4 पेंसिल जिनका राउंड सरफेस हो। हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेकंड एक्टिविटी में किया था वैसे ही करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड आउट करेंगे वुडन ब्लॉक के लिए। फिर हम जो 4 पेंसिल्स हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, इस तरह से रखेंगे कि उनके बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो। अब उन पेंसिल के ऊपर हम वुडन ब्लॉक रखेंगे, फिर हम उस फोर्स अप्लाई करेंगे उस वुडन ब्लॉक के ऊपर ताकि जो पेंसिल है वो
रोल हो सके अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। तो वुडन ब्लॉक के हमने ऊपर स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर रखा है, तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मूव करने के लिए उसको वो स्प्रिंग बैलेंस नोट कर लेगा। तो यहाँ पर हम जो फोर्स नोटिस करेंगे वो ये नोटिस करेंगे, अभी हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड था पेंसिल रखने के बाद वो कम था पहले वाली सिचुएशन के कंपैरेटिवली, और अभी जो फोर्स लगा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इससे हम डिफाइन कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को कि वो फ्रिक्शन जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है जब वो रोलर जैसे या व्हील जैसे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ रोलिंग फ्रिक्शन कॉज्ड। रोलिंग फ्रिक्शन होता किस तरह से है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, द रोलर और द व्हील्स डिफॉर्म्स चेंजेस द शेप temporary the surface on which it is rolling, thereby causing depression on account of its weight। जो रोलर या व्हील होती है वो क्या करती है, जो सरफेस की जो शेप है उसको टेम्पररी बदल देती है, कुछ वक्त के लिए बदल देती है, जिससे कि इस तरह से डिप्रेशन ऐसे खड्डा सा बन जाता है उसके वेट के कारण। इस प्रोसेस के अंदर जो रोलर या जो व्हील है वो खुद भी डिफॉर्म होती है टेम्पररी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि जो डिफॉर्मिटीज़ है ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह होती है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब इस तरह का जो प्लेन यहाँ पे बता रखा है डायग्राम में, इस तरह से होती है, और ये जो रोल मोशन है व्हील का उसको हेल्प करती है। तो इसीलिए ये जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसको ओवरकम करने के लिए वो टेम्पररी होता है और कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड मूव करता है इंक्लाइंड प्लेन को। ये फोर्स अप्लाई होता है रोलिंग फ्रिक्शन के अपोजिट, और ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने के लिए। देखो ये रोलर या व्हील बता रखी है, जब ये इस जगह पर आई तो यहाँ पे डिप्रेशन कर दिया, फिर आगे जाएगी तो वहाँ पर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है, द स्मॉलर द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ व्हील और रोलर विद द गिवन सरफेस, द लेसर इज द फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड वाइस वर्सा। इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है जितना छोटा डिप्रेशन बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के व्हील और सरफेस के लिए, उतना ही कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, उतना ही कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो मतलब एक चीज़ जितना कम डिप्रेशन उतना ही कम रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। That is why wherever possible sliding friction is replaced by rolling friction. This is achieved by using wheels, ball bearing, roller bearing, etc. ये इसी कारण से क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दिया जाता है रोलिंग फ्रिक्शन से, ताकि हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़े ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। नेक्स्ट हमें गिवन है एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आता है। These days, luggages such as suitcases are provided with tiny wheels. These wheels offer very small amount of rolling friction and are easy to move. इन दोनों ऐसा आपने सूटकेस देखे हैं, सूटकेस के नीचे क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे टायर लगे हुए होते हैं, व्हील्स लगी होती है, इससे हम आराम से उस लगेज को मूव कर पाते हैं। ये अगर बिना टायर वाला बिना व्हील्स वाला बैग होता तो उसको मूव करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, हमें प्रॉब्लम आती। तो ये व्हील्स लगाने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में बदल जाता है और इसको मूव करने में ईजी होता है। द व्हील्स ऑफ द ट्रेन आर मेड ऑफ स्टील एंड सो आर द रेलवे ट्रैक्स। Thus the deformation produced in them is very small and hence they have a very small rolling wheel on railway line friction. It is because of this small rolling friction that the trains runs very fast. ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं या फिर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो स्टील के बनाए होते हैं। स्टील्स का बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन भी बहुत ही कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो आराम से मूव होगा और अच्छी, इसीलिए जो ट्रेन्स हैं वो तेज़ स्पीड से मूव करती है। When a car or bus or bicycle moves on the road, a part of its wheel and the surface of the road get continuously deformed. Thus, force has to be applied to overcome this deformation and this is equivalent to the rolling friction. जब कार, बस या बाईसाइकिल मूव करती है रोड के ऊपर तो उस व्हील का कुछ हिस्सा उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है जो कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है, अपनी शेप बदलता रहता है, और इस फोर्स
को ओवरकम करने के लिए या इस डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है. It is for the same reason that more force is required when the tires do not have sufficient air pressure because deformation produces very large. यही वो कारण है कि जब गाड़ी के टायर में हवा नहीं होती, हवा कम होती है, तो हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको मूव करने के लिए, क्योंकि कम हवा जब होती है तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. Conversely, if the tires are heavily inflated, the deformation produces very small and hence the rolling friction decreases. However, the ride becomes very bumpy. Furthermore, it becomes difficult to apply brakes as the vehicle does not stay on its path during the application of brakes. तो इसके अंदर ज़्यादा हवा जब होगी ना टायर के अंदर, तब भी ये नुकसान वाला होता है. क्यों नुकसान वाला होता है? क्योंकि ज़्यादा हवा है तो डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा और रोलिंग फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा. इसीलिए जो राइड है, जो गाड़ी हमारी जो चलेगी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है और जो सरफेस का कांटेक्ट है व्हीकल के टायर और सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है वो भी बहुत ही कम होता है और ऐसे में जो ब्रेक्स लगाना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसीलिए ज़्यादा हवा होना हमारी व्हीकल के टायर में और कम हवा होना दोनों ही नुकसान वाला होता है.